अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी और वो अपोजिशन जमातें जो रवां साल हुकूमत गिराने के दावे कर रही थी, अब वो अपने सियासी मुस्तकबिल पर तवज्जो दे रही हैं। हुकूमत के सख्त मुखालिफ समझी जाने वाली और एहतजाजी तहरीक में नून लीग के सबसे बड़े इत्तेहादी JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल खामोशी इख्तियार की हुई है। उनकी तरफ से कोई अहम सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही, जबकि नून लीग ने बज़ाहिर ज़हन बना लिया है हुकूमत को गिराना मुश्किल है और असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का रास्ता सियासी तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए अब मुस्लिम लीग नून की नज़रें अगले इंतखाबात पर हैं, जिसके लिए न सिर्फ नून लीग की सियासी हिकमत अमली तब्दील हो रही है, बल्कि पार्टी की तंजीम साजी के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। इस पूरे मंजरनामे में शहबाज शरीफ जहां पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करते नजर आ रहे हैं, वहीं पार्टी रहनुमाओं की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। खुद मरियम नवाज और नवाज शरीफ वतन वापसी के बयानात दे रहे हैं। साथ ही इस वक्त पंजाब भर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए तंजीमी इजलास हो रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी शिरकत कर रहे हैं। खिताब भी किया जा रहा है। आज मरियम नवाज ने पार्टी इजलास से खिताब करते हुए ये कहा कि नून लीग की जो ताकत है उसका मुखालिफिन को तो इदराक है, मगर नून लीग को नहीं है, क्योंकि नून लीग में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज़ की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अब मरियम नवाज का किसकी तरफ इशारा है? पार्टी में ऐसे कौन से लोग हैं जो एक दूसरे से खौफजदा हैं और नवाज शरीफ के बयानिए की ताकत को नहीं समझ रहे? इसी हवाले से हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी से। शाहिद खाकान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब एक बड़े जलसे में खिताब करते हैं और 2023 के इंतखाबात की तैयारी और उससे मुताल्लिक क्या नून लीग के मुतालबात हो सकते हैं वो सामने रखते हैं। कोई एहतजाजी तहरीक की बात नहीं होती, किसी मार्च की बात नहीं होती, नवाज शरीफ की वापसी की भी बात नहीं होती, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा मुबारकबाद भी देती हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया गया है। आज का उनका ये बयान कि मुखालिफिन तो ताकत को समझते हैं मुस्लिम लीग नून की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून की ताकत का इदराक नहीं है। शाहिद खाकान साहब, कौन लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जो गाफिल हैं मुस्लिम लीग नून की ही ताकत से? देखिए, मुझे इस जो आज तकरीर थी मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ये तकारीर हमारे जो डिविजनल सतह की मीटिंग्स हैं ये उसका हिस्सा हैं, और ये मेरा ख्याल है कि आज 7वां या 8वां इजलास था। तो पार्टी के अंदर मीटिंग्स में जो बात होती है वो पब्लिक बयानिया नहीं होता, वो गुफ्तगू का तरीका होता है कि आप कहते हैं कि ये हम सोच रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी मुश्किलात है, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी ताकत है। तो उसी हवाले से उन्होंने बात की है। इसको ये कहना कि और ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जमात का अंदरूनी मामला है। आपकी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया है मरियम नवाज साहिबा का ये बयान, आपकी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट। अगर उन्होंने बयान जारी कर दिया है तो फिर पब्लिक डिबेट, पब्लिक नॉलेज बन गई है। तो उन्होंने जो बात की है वो यही बात की है कि पार्टी के अंदर खिलाफ राय मौजूद है। हम पार्टी की जो ताकत है उसको शायद कुछ लोग पार्टी के अंदर नहीं समझते, और ये बात दुरुस्त है कि जो आज पार्टी की ताकत है, जो उसकी मकबूलियत है, कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं हमें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए। तो उन बातों को एड्रेस किया जाता है ऐसे फोरम्स पर, अपनी राय का इजहार किया जाए। वह बहुत से लोग राय का इजहार करते हैं कि पार्टी का क्या तरीकाकार होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया आइन का बयानिया है, इससे इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं है। इसी से यही हमारी ताकत है, और जो लोग इस ताकत को समझते नहीं हैं उनको इस ताकत को समझना चाहिए। खाकान अब्बासी साहब, आपने खुद भी तस्लीम कर लिया कि ऐसे लोग मौजूद हैं पार्टी में, तो वो आप नहीं जानते कि वो कौन लोग हैं, और क्या मरियम नवाज का इशारा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ है? नहीं जी, ये किसी शख्स की तरफ नहीं है। बहुत से लोग हैं, हम जब आपस में बैठते हैं, 84 हमारे MNA हैं, 160 MPA हैं, पार्टी के ओहदेदार हैं, हजारों लोग हैं। जब हम बैठते हैं लोग पूछते हैं
कि बयान के पार्टी के क्या तरीकाकार होगा, उसके क्या फवायद हैं, उसके क्या नुकसानात हैं। हम सब अपने तौर पर सियासी लीडर हैं, हम एक राय रखते हैं। तो इसी राय को मरियम नवाज साहबा ने एड्रेस किया कि नवाज शरीफ साहब की जो रास्ता उन्होंने बताया है, आइन का रास्ता है, वही हमारी मजबूती है और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें उससे कुछ नुकसान होगा। वही इस जमात की मजबूती है और हमें उससे दराक होना चाहिए। हमारे मुखालिफिन उस बात से दराक करते हैं। आप कहा करते हैं कि पार्टी में इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की इख्तलाफ की हद तक नहीं है। उन्होंने खौफ और डर की बात की कि हम उनसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। तो ये तो किसी आम मामले से बढ़कर बहुत ही संगीन मामला है। नहीं, ये कोई इसी संगीनियत पे आप ना जाए, कोई संगीन बाजी में इख्तलाफ राय है। ये कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं, सब उनका इख्तलाफ राय है कि नहीं हमें कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ और बात करनी चाहिए। ये उन्होंने बात की है। अच्छा, तो वो खौफजदगी की जो बात है मुझे वो समझ नहीं आई उसका उनका क्या मतलब था, लेकिन वो उस पूरी तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में और उस फोरम पर जो तकारीर हुई, ये शायद उनके हवाले से उन्होंने को बात की है कि कुछ लोग खौफजदा नजर आते हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की है। तो इन बातों को जो पार्टी के फोरम पर होती हैं, जो एक लिमिटेड फोरम है, उसको उन कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ठीक है खाकर अब्बासी साहब, पहले कुछ अर्से पहले तक मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा से समेत मरियम नवाज साहिबा से जब सवाल किया जाता था कि नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे, उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए, तो जवाब ये दिया जाता था कि वो पाकिस्तान आएंगे लेकिन अपना इलाज मुकम्मल करवा कर आएंगे, जब उनकी सेहत बेहतर होगी तब वो आएंगे। जो शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने खिताब किया, दीगर रहनुमाओं ने आपके हालिया मुस्लिम लीग नून के जलसे से, उसमें उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुतालिक बात नहीं की कोई, या पार्टी के अंदर भी उनकी तरफ से, हमजा शहबाज की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मरियम नवाज साहिबा ने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो ये चाहती है कि दिसंबर से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए। तो इलाज तो अभी भी उनका मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब की जलसे में जो उनकी तकरीर थी और उनकी पार्टी लीडरशिप में मजबूत होती पोजीशन के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया मरियम नवाज साहिबा ने, और आपकी इस बारे में राय क्या है? देखिए, मेरी राय बड़ी वाज़ेह है और वही जमात की राय है, वही शहबाज शरीफ साहब की राय है, वही मरियम नवाज साहिबा की राय है। और यहाँ कोई पार्टी का सदर जब मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है। यहाँ ये कोई दो राय, यहाँ कोई इक़्तिदार का झगड़ा नहीं है, पार्टी के अंदर कोई कुर्सी का इख्तलाफ नहीं है। हमारे पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, रूए रवां हैं मियां नवाज शरीफ साहब, बाकी सब उस पार्टी के वर्कर हैं और लीडर हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जो नवाज शरीफ साहब की जो सेहत का मामला है, ये कभी किसी पार्टी फोरम पर डिबेट का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि बात बड़ी वाज़ेह है। वो इलाज करवाने गए थे, जब इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आ जाएंगे, और इलाज क्या होना है, कितना हो चुका है, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनके डॉक्टर ही फैसला कर सकते हैं कि कब वो वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इख्तलाफ को तस्लीम भी करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और फिर अक्सर मौक़ों पर इससे इनकार भी करते हैं कि जमात मुत्तहिद है, कोई बयानिए की जंग नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बयानात से, नवाज शरीफ साहब के बयानात से, मरियम नवाज साहिबा के बयानात से बहुत वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि बयानिए की एक जंग मुस्लिम लीग नून के अंदर जारी है। हम इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक, तजज़ियाकार फ़हद हुसैन साहब से। फ़हद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, चूँकि अपोजिशन ख़ुद मुत्तहिद नहीं है, उसमें कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आता। अब इनफरादी तौर पर जमातों की सूरत में हम PDM के प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें भी इस वक्त कोई फ़ाल नहीं है अपोजिशन जमातें। मुस्लिम लीग नून पिछले चंद दिन से ख़ास तौर पर ख़बरों में है। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के से मुतालिक जो तहकीकात थी लंदन में, उसका जब नतीजा उनके हक़ में आया या वो ख़त्म कर दी गई, तो वो काफ़ी उसको बुनियाद बनाते हुए एक मज़बूत पोजीशन लेकर सामने आए हैं। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, क्या उसमें ये तासुर के शहबाज शरीफ के बयानिए से कायल हो गए नवाज शरीफ, चूँकि उन्होंने कहा कि अगर हमें मफाहमत से हासिल होंगे अपने मकासद तो हम वो रास्ता इख्तियार कर रहेंगे। उससे पहले तो लगता था कि वो सिर्फ सियासी जंग चाहते हैं। या फिर आज मरियम नवाज के बयान से ये बात साबित होती है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए की जंग ना सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही बल्कि ये बहुत दूर तक चलने वाली है अभी।
शुक्रिया जुनेद। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो बयानिए की जंग है वो इसकी बजाय कि उसमें कुछ कमी हो और वो मध्यम हो, वो तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें मैं काफी अरसे से मैं लिखता भी आ रहा हूँ और कहता भी आ रहा हूँ कि जब तक नून लीग के अंदर से ये एक उसूली फैसला नहीं होगा कि हमने इन दो बयानियों की जंग को खत्म करना है, तो तब तक जो है वो इनका मोमेंटम इनको और मजीद आगे लेके जाएगा और ये जो दरार हमें नजर आ रही है ये और ज्यादा गहरी होगी। अभी आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब के बयान का, ये बिल्कुल बहुत ही जरूरी बयान था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं जिनको ये बयान सुनकर थोड़ी सी हैरत हुई कि शायद मियां साहब भी अब पब्लिकली ये कहने को तैयार हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है उसमें से अगर उनको और उनकी जमात को फायदा हो जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। मुझे लगता यूं है कि जो जिस तरीके से ये जो एनसीए का मामला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो करप्शन के इल्जाम थे वो रद्द हुए हैं और उनसे उनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से जो दरारें थी पार्टी के अंदर वो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इतनी गहरी हैं कि वक्त लगेगा। अगर आज ये फैसला किया जाए, और वो फैसला सिर्फ मियां नवाज शरीफ कर सकते हैं कि इन दरारों को खत्म करना है, तो उनको खत्म करते करते भी वक्त लगेगा। और उसका एक सबूत वो बयान है मरियम साहिबा का जिसका आपने अभी जिक्र किया। फवाद हुसैन साहब, मुल्क में इस वक्त अपोजिशन जमातों की सियासी सूरत हाल क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल पीडीएम से अलग अपनी मुहिम आगे चलाएगी अपोजिशन जमात के तौर पर? और अगर नवाज शरीफ साहब वापस आने की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब ने कहा कि वो चाहती हैं दिसंबर से पहले वो वापस आ जाएं और ख़ुद उन्होंने उसका जिक्र भी किया, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत बदल जाएगी? शहबाज शरीफ का बयानिया नवाज शरीफ के वतन वापस आने की सूरत में पीछे रह जाएगा, या फिर उनके वापसी का भी मकसद यही होगा कि तंजीम साजी की जाए मुस्लिम लीग नून के लिए और 2023 के इलेक्शन की तैयारी का ही बयानिया लेकर आगे चले, जो कि शहबाज शरीफ का बयानिया है इस वक्त? देखिए जुनेद, अब अगर आप नून लीग की सियासत को बड़े गौर से देखें तो चंद एक अहम पहलू हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं पिछले चंद हफ्तों के जो मामलात हैं उनके जरिए। पहली बात तो ये है, या ये बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के जो इम्कानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होते जा रहे हैं। अब वो कितना अरसा लगता है, वो दिसंबर होता है या वो अगला साल होता है या वो इलेक्शन के करीब होता है, ये कहना तो नामुमकिन है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक उसूली फैसला होता नजर आ रहा है जमात में कि इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जरूरी है। तो पहली चीज हुई। दूसरी है कि देखिए उससे पहले जो एक मुफाहिमत की सियासत है जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये भी इंडिकेशन आ रही है कि अब उसको ज्यादा चांस दिया जाएगा। उसमें जो है वो कुछ ना कुछ झटके जरूर हमें नजर आएंगे जिस तरह के ये बयान आया, क्योंकि जो हार्ड लाइनर फैक्शन है उसके भी बहुत रूट्स हैं और खासतौर पे जो पॉपुलर सपोर्ट है वो उनके साथ है। लेकिन लग ये रहा है कि अब से लेकर कम से कम कुछ अरसे तक पीएमएलएन में जो मुफाहिमती सियासत है उसका वजन जो है वो हमें कुछ मजीद बेहतर होता नजर आएगा। और तीसरी और आखिरी बात जुनेद इसमें यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो हमें यह नजर आएगा कि मुफाहिमती सियासत का जो ऑडियंस है, जो डायरेक्शन है, वो इस्टेब्लिशमेंट होगी और जो मुजाहिमती बयानिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ होगा। तो ये एक तरीके से ये दो धारी तलवार की तरह अपनी सियासत को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत। फवाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत, खासतौर पर अपोजिशन की सियासत तेजी से बदल रही है। मुख्तलिफ बयानात हर रोज सामने आ रहे हैं, जिससे लगता ही है कि अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन जमातों की सियासत और खासतौर पर नून लीग के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इससे पहले जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बहरा अरब में समुद्री तूफान बन रहा है जिसके नतीजे में कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 240 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये सिस्टम आइंदा 12 से 18 घंटों में तूफान में तब्दील हो सकता है, जिससे सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तेज़ हवा के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में 2 अक्टूबर तक वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है, जबकि मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और दीगर अजला के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी 3 अक्टूबर तक बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 अक्टूबर तक समंदर में इंतहाई तुग़यानी रह सकती है
और तेज़ बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, जबकि आंधी के बाइस कमज़ोर इमारतों को नुकसान का खतरा रहेगा। सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपने तौर पर हंगामी इक़दाम मुकम्मल करने का ऐलान किया है। ताहम कराची के शहरी बारिश से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के हवाले से खौफ व हरास का शिकार हैं। ख़ास तौर पर गुज़श्ता साल 27 अगस्त को होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद शहर की जो हालत हुई थी, उसके बाद शहरी बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है। इंतज़ामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इसी पर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे बहुत बड़ी तादाद में कराची के लोगों को उम्मीद वाबस्ता है कि कराची के मसाइल के लिए आप कुछ करेंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा मसला बारिश से जो हालात पैदा होते हैं कराची में और जो लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है वो है। इस वक्त कुछ तकनीकी मालूमात तो हमने शेयर की, लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या कराची के लोग ये इत्मीनान रख सकते हैं कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध हुकूमत हर वो मुमकिन कोशिश और इक़दाम कर रही है जिसके नतीजे में कराची के शहरियों को बारिश की सूरत में किसी भी किस्म के नुकसानात से महफूज बनाने के लिए कुछ किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ और ईमानदारी के साथ कराता हूँ कि जो कुछ भी सिचुएशन को निपटने के लिए चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, उसको करने की ज़रूरत है, वो किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक कॉमन फिनोमेना दुनिया भर में हो गया है, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं समझता हूँ बहुत सारे शहरों पीछे है। आपने पिछले देखी थी कि अर्बन फ्लडिंग की वजह से न्यूयॉर्क जैसे डेवलप शहर के अंदर क्या सिचुएशन हुई। तो मैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं करता, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि बिल्कुल कोई सिचुएशन हम ऐसी होने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो अमला है वो बहुत ही प्रोएक्टिव अंदाज से काम कर रहा है। जो जो फॉल्ट लाइंस थे, जो जो इश्यूज थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। जो पिछले साल की खामियों से हमने सीखा था, जहां पर नई ड्रेनेज डालने की ज़रूरत थी, नई सेवरेज सिस्टम को डालने की ज़रूरत थी, को क्लियर करने की ज़रूरत थी, वो तमाम चीज़ों को किया गया है। जो पिछले 3 स्पेल्स कराची शहर के अंदर आए हैं, जो दरमियाने दर्जे के स्पेल थे, उसके अंदर जहां जहां हमें खामियां नजर आई, चोकिंग पॉइंट्स नजर आए, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। और कल जो हमने मीटिंग की थी जिसके अंदर कराची की तमाम इंतजामिया मौजूद थी, के अंदर उन चोकिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हमने टास्क को डायरेक्ट कर दिया कि डीएमसी का अमला, केडीए का अमला, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, जितने भी इदारे हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। और जहां जहां हमें मशीनरी को आज डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, वी विल नॉट वेट फॉर द सिचुएशन टू गो आउट ऑफ हैंड, पहले से मशीनरी को मोबिलाइज करके वहां पर प्लेस कर दिया जाए। तो ऐसे कोई 10-12 मकामात थे कराची शहर में जहां पर माजी में हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसमें एक चीज़ मुझे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है, जो नागन चौरंगी है, वहां पर हमने पहले से मशीनरी को मोबिलाइज किया हुआ है, बड़े पंप्स को हमने लगाया हुआ है। अब उसके अंदर वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर है जुनेद, वो अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्रिएट करता है, बिकॉज न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, पापोर से वो सारा पानी आता है और वो बीच में ब्लॉक होता है एक जगह पे आके। तो उस सिचुएशन को, नकाशी को यकीनी बनाने के लिए नेचुरली फौरी तौर पर ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर को हम खत्म नहीं, नई ड्रेन नहीं डाल सकते, बट वहां पर हमने पंपिंग का मैकेनिज्म बनाया ताकि शहरियों को मुश्किलात को हम कम कर सके। इसी तरह अगर आपको याद हो, शारे फैसल के गुलिस्तानी लफर सोसाइटी थी, वहां पर नई ड्रेन हमने डाली है। जो पहले 3 स्पेल आए थे वहां पर सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रही। नर्सरी वाज अंडर कंट्रोल, नाता खान फ्लाईओवर वाज अंडर कंट्रोल, स्टार गेट वाज अंडर कंट्रोल। हमको प्रॉब्लम थी, हम एक नई ट्रेंच खोदी है आज के दिन ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। ओल्ड सिटी एरिया में वजीर मेंशन का मकाम जहाँ पर कायदे आज़म की पैदाइश हुई थी, वहां पर हमेशा पानी जमा होता था, हमने वहां पे ड्रेनेज का सिस्टम डाला है जो कि 3 स्पेल्स थे, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रहा। तो जुनेद, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ईमानदारी के साथ एफर्ट की है, तमाम इंतजामिया ने, सबने मिलकर काम करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी उसको इंतजामिया फेस करेगी कराची वालों के साथ खड़े होकर। चलें, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब आपके वक्त का। कराची के शहरी तशवीश में मुब्तला हैं, फिक्र है कि बारिश ज़्यादा हुई तो नुकसानात ना हो, शहर में तबाही ना फिरे, उसके ऊपर आपके सामने मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि वो ईमानदारी से इस बात का यकीन दिलाते हैं कि शहरी इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर वो इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे शहर को
बारिश होने की सूरत में महफूज बनाना ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले बरस जो हालात कराची में हुए थे उस तरह की सूरत हाल का सामना कराची के शहरियों को ना करना पड़े। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। खुद हुकूमती वज़रा इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई बड़ा मसला है और अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा इंतखाबात में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। साथ ही सर्वेस भी यही बता रहे हैं कि आवाम भी महंगाई से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम से मुतमईन नहीं है। इप्सोस के रवा माह सामने आने वाले सर्वे के मुताबिक 62% पाकिस्तानियों ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम पर आदम इत्मीनान का इजहार किया है। मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई, महंगाई आर्जी है, जल्द ही महंगाई पर काबू पा लेंगे। कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, तो ये आर्जी तौर पे है। इंशाअल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगी। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने भी तस्लीम किया कि महंगाई है मगर हुकूमत ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दे रही है। महंगाई है, मैं ऐसे ही आपके सामने झूठ बोलूं? 4 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस साल दाल, चीनी, घी और दालें, और इसी तरह 4 दवाइयाँ आज मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर के पास गया हूँ कि इंसुलिन और डिप्रेशन की दवाई और ब्लड प्रेशर, ये 3-4 दवाइयाँ जो हैं टीबी की, इसको सब्सिडी दी जाए और इंशाअल्लाह ये करवाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पहले ही आटा, चीनी, दालें और घी पर सब्सिडी देने का ऐलान कर चुके हैं। फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। 12.5 मिलियन हाउस होल्ड्स को देंगे, जो तकरीबन 40 से 42% पॉपुलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ये कर रहे हैं कि ये जितनी भी ये फार्म से लेके रिटेल तक जो भी चेन है उसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से कि कहाँ ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं, मिडिल मैन कहाँ पैसे बना रहा है। मतलब 300%, 250%, 400% तो एक्सेप्टेबल नहीं। स्ट्रेटेजिक हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। वीट वगैरह के तो मैंने कहे थे, लेकिन अब दालों के भी हम कर रहे हैं। हुकूमत ने तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। साथ ही हुकूमत मुसलसल चीनी और गंदम दरामद कर रही है, मगर इस वक्त आलमी मंडी में चीनी और गंदम की कीमत रिकॉर्ड सतह पर है। हुकूमत ने जो गुज़श्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 28,000 टन चीनी खरीदी, वो तकरीबन 109 रुपये फ़ी किलो में पड़ी और ट्रांसपोर्ट और दीगर चार्जेस मिलाने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स को ये चीनी 123 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। यानी खुद हुकूमत के अपने तयन करदा 89 रुपये 75 पैसे से 33 रुपये 25 पैसे महंगी हुई और यूटिलिटी स्टोर पर यह चीनी 85 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 85 रुपये फ़िक्स की हुई है। यानी हुकूमत को 1 किलो चीनी पर 38 रुपये की सब्सिडी देनी पड़ेगी। सिर्फ इस एक सौदे पर हुकूमत को 28,000 टन चीनी पर करोड़ों रुपये की सब्सिडी देनी पड़ेगी और अभी हुकूमत ने मज़ीद चीनी दरामद करनी है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने रवां हफ्ते चीनी दरामद करने की मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत दरामदी चीनी से अपने स्टॉक में इजाफा करेगी और दरामदी चीनी सस्ते बाजारों और खुसूसी दुकानों पर कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त की जाएगी। इसके अलावा हुकूमत को गंदम भी तारीख के महंगे तरीन रेट पर मिल रही है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 1,20,000 टन गंदम $383 के रेट पर खरीदने की मंजूरी दी। 1 किलो गंदम 65 रुपये की पड़ेगी, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आटे की फ़रोख्त 55 रुपये फ़ी किलो में यकीनी बनाएगी। यानी हुकूमत को 1 किलो पर तकरीबन 10 रुपये की सब्सिडी देनी पड़ेगी। सिर्फ इस एक सौदे पर 1,20,000 टन गंदम पर भी हुकूमत को करोड़ों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रवां साल हुकूमत के पास मौका था कि वो निस्बतन सस्ती गंदम दरामद करती, मगर हुकूमत ने ये मौका ज़ाया किया। कुछ दिन पहले तक रूस से हुकूमत $280 फ़ी टन में गंदम खरीद सकती थी, मगर ये मौका ज़ाया किया गया और अब $383 फ़ी टन गंदम खरीदी जा रही है। महंगी गंदम और चीनी की दरामद पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया। आटे की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि खुद किफ़ालत के बावजूद चीनी गंदम दरामद करनी पड़ रही है। महंगी गंदम और चीनी दरामद करने से बोझ गरीब पर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि डॉलर की कीमत में इजाफे से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। पता नहीं हुकूमत किस तरफ जा रही है। गरीब को एक वक्त की रोटी तक मैसर नहीं
अब वो महंगी गंदम चीनी खरीदेंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि इन हालात के जिम्मेदार कौन है। हालात आए रोज बेहतरी की बजाय बदतर हो रहे हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन ले। यहाँ ये सवाल उठता है कि दरामद करने के फैसले पर वक्त पर अमल कर लिया जाता तो आलमी मार्केट से निस्बतन सस्ती गंदम मिल जाती और लोकल मार्केट में भी आटे की कीमत कंट्रोल में रहती, मगर अब महंगे रेट्स पर गंदम खरीदी जा रही है और अरबों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। क्या इन इक़दामात से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर इजनास शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्स साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बहुत ही बड़ी सब्सिडी देने जा रही है, उसमें आटा, चीनी, घी और दालों की फहरिस्त शामिल है। इससे क्या बोझ कम हो सकेगा, मसला हल हो जाएगा, या फिर आगे चलकर और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा? जी बिल्कुल जुनैद, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को कौन एडवाइस कर रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गंदम की ऑल टाइम हाई हो चुकी है, शुगर की प्राइसेस इस वक्त ऑल टाइम हाई हैं और हुकूमत जो है वो इसके बावजूद कि चीनी की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुई थी उससे ज़्यादा इस सीज़न में प्रोडक्शन हुई है और आगे जो है 15 अक्टूबर से क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। उसके बावजूद जो है अगस्त के अंदर जो है सितंबर में ये इम्पोर्ट के प्लान बन रहे हैं और इम्पोर्ट आना शुरू हुई है। और देखें, जब सब्सिडी देनी होती है या इंटरवेंशन करनी होती है, हुकूमत के पास दो चीज़ें होती हैं कि जी अगर आप डोमेस्टिक शुगर मिल्स प्राइस को बढ़ा रही हैं तो आपको सस्ती कोई इंपोर्ट करके ही आप इंटरवेंशन करते हो। लेकिन इस वक्त जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतें हैं और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो लोकल मार्केट है उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। आटे में भी देखें, वीट का भी देखें कि आप प्राइसेस 1950 रुपये से 2000 रुपये की आम मार्केट चल रही थी, लेकिन जब से डिसीजन ये हुआ कि महंगी इंपोर्ट करी जाएगी गंदम, तो उसके बाद अब अभी तक भी है, अराइवल भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन गंदम की प्राइस कम नहीं हुई और आटा भी महंगा होना शुरू हुआ है। और अभी चीनी का भी जो हमने अगर देखें कि माजी में भी आप जो परचेजेस होती रही हैं वो मार्केट रेट से हाई हुई हैं और इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन सूट करती ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी इंपोर्ट्स की जा रही है, तो ये तो इतनी बड़ी सब्सिडी देने का जवाब बनता नहीं है। हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में भी हैं और ये सब्सिडी दे भी नहीं सकेंगे क्योंकि उसके बाद फिर यही होगा कि एक सेकेंड आपकी रिवाइज प्राइस आएगी और यूटिलिटी स्टोर पे जो अभी आपने 85 की प्राइस रखी है फिर बाद में फिर महंगा उसको करेंगे, तो उससे एक मैसेज मार्केट में जाता है कि जो प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं या होल्डिंग कर रहे होते हैं, वो फिर कीमतों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है इंटरवेंशन करने से इस टाइम पे और ऐसी प्राइस पे आप ना तो कंज्यूमर को रिलीफ दे सकोगे बल्कि इससे ये होगा कि आप उनकी मिजरीज में और इजाफा करोगे। आप उनको जो है एक तरह से एक ऐसा सिस्टम मार्केट में बन जाएगा कि वो चीनी महंगी खरीदने पर मजबूर होंगे, आटा महंगे खरीदने पर मजबूर होंगे। और आपको पता है कोरोना में जब से ये आपके ले ऑफ शुरू हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और आपकी इनकम भी कम हो गई और उसमें अगर महंगाई आती है तो एक डबल एज सोर्ड होगी कि एक तरफ गरीब आदमी के पास जॉब नहीं है, वो अपने बचत की हुई जो थी उसको खाने पे खर्च कर रहा है और ऑलमोस्ट 45-50% तो उसका स्टेपल फूड पे खर्च हो जाता है, खाने पीने के किचन स्टेपल पे। तो हुकूमत को सही तरीके से इंपोर्ट करनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त कोई वाइज डिसीजन नहीं है और आपके ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और उसके बावजूद आप इंपोर्ट करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शम्स साहब, ये बात वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत की जो फैसलों में ताख़ीर है वो वजह बन रही है इस इतने बड़े बोझ की, तो दरामद से मुतालिक फैसले कितने पहले कर लेने चाहिए थे हुकूमत को? देखें, जनवरी में जब आपके ये डिसाइड हुआ था कि 5 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, उस वक्त तकरीबन आप देखें तो $400-450 की जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर प्राइस चल रही थी और उस वक्त इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट मैक्सिमम जो है $500-525 तक आ जाती। लेकिन आज जो अगर आप मार्केट देखें, लंदन फ्यूचर मार्केट देखें, तो आपकी जो चीनी है वो तो 500 से ऊपर वहाँ पर फ्यूचर में चल रही है और उसके ऊपर 100+ का जो है प्रीमियम ऐड होता है। तो ये $600-650 में अगर आप चीनी इंपोर्ट करेंगे तो उससे तो आपकी ऑटोमेटिकली लोकल चीनी की कीमत जो इस वक्त एक्स मिल जो है 103-104 के हिसाब से चल रही है और लोकल मार्केट में कोई 110 के करीब चल रही है, 115 की, तो वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी क्योंकि जस्टिफाई करने में मार्केट को ये होगा कि जी ऑलरेडी इंपोर्टेड महंगी चीनी आ गई है तो उससे कीमतें कम नहीं होंगी बल्कि और इजाफा होगा। तो अब जो ये फौरी फैसला है सब्सिडी का, शम्स साहब, इससे रिलीफ मिल सकता है आपको लगता है फौरी तौर पर कम अज़ कम?
सारिफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका सारिफ वो नहीं है जो सिर्फ एहसास कार्ड उसमें लिया हुआ है या यूटिलिटी स्टोर पे जा रहा है। आपकी एक बहुत बड़ी आबादी है जो यूटिलिटी स्टोर पे नहीं जा सकती, उनको आप मार्केट से ख़रीदना होता है। और आप हार्डली जो अगर आपके यूटिलिटी स्टोर देखें तो वो बहुत कम कंज्यूमर को, जो आबादी को कवर करते हैं। और उसमें भी यूटिलिटी स्टोर में भी बहुत सारी लीकेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है कि वहाँ पर भी चीनी जो जाती है या दूसरी जो गंदम वगैरह जाती है उसको किस तरह से फिर मार्केट में वो लेकर आते हैं। तो ये इससे कोई रिलीफ नहीं होगा, कीमतें और बढ़ेंगी। शमसुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत एक बहुत बड़ी सब्सिडी देने जा रही है। उनका ख्याल ये है, शमसुल इस्लाम साहब का, कि इससे मज़ीद मुस्तकबिल में बोझ बढ़ सकता है, मईशत पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तमाम लोगों तक की सहूलत पहुँच नहीं सकेगी उस तरह, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम।